अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें रुचि रखते हैं और अगर आप देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं, तो हमारे पड़ोस में गाजा पट्टी में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हो रहे युद्ध और यूक्रेन रशिया के बीच चल रहे युद्ध के अलावा आपने जरूर कुछ और पढ़ा होगा। और कुछ हो ना हो, आपको अभी हाल दुबई में आई हुई बाढ़ के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये बाढ़ क्लाउड सीडिंग की वजह से बहुत चर्चा में रही और यहाँ के वीडियो काफी शेयर किए गए सोशल मीडिया पे और आपने निश्चित ही इन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा। वैसे ऐसा भी नहीं है कि इस अवधि में केवल दुबई में ही बाढ़ आई, बाढ़ और भी जगह आई थी। क्या आपने चाइना में आई बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा? शायद उसे मीडिया ने इतना ज्यादा कवर नहीं किया, परंतु अप्रैल में ही 20 अप्रैल के आसपास दुबई की बाढ़ के बाद गुंजाऊ तो आप जानते होंगे, सदर्न चाइना का एक बड़ा शहर जिसे इंडस्ट्रियल फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अपनी इंडस्ट्रियल गतिविधियों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। वहां की विचित्र से लगने वाले, अचंभित करने वाले कई वीडियोस आपने जरूर सोशल मीडिया में देखे होंगे। सदर्न चाइना में गोंगडोउ प्रांत का ये शहर पर्ल रिवर डेल्टा में बसा हुआ है और काफी इसकी आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। यहाँ अप्रैल में बहुत ज्यादा बारिश हुई 20 अप्रैल के आसपास और कई शहर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ का पानी शहरों में घुस गया, इनंडेशन हुआ, काफी अवसंरचनाओं को क्षति हुई। अगर मिसिंग और डेथ की बात करें तो 14-15 लोग हताहत हुए, परंतु 1 लाख से ज्यादा 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा। और अगर बाढ़ की बात करें, वर्षा की बात करें, तो अप्रैल के माह में गुंजाऊ में 609 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 1959 के बाद से सबसे ज्यादा वर्षा थी और 1959 में ही यहाँ वर्षा नापने का काम आरंभ किया गया था। तो वर्षा का परिमाण बढ़ रहा है। हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है कारण और हो, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। हम दुबई की बात कर रहे थे। दुबई की बाढ़ की 15-16 अप्रैल 2024 को वहां 142 मिलीमीटर की वर्षा हुई, जो कि 1949 से, जब से कि उनके वहां वर्षा के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड वर्षा थी। जो उनकी मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है उसने पहले से वार्निंग दे दी थी। इसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद थे, ज्यादातर जो कंपनियां थी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। इसकी वजह से दुबई के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। विशेष रूप से मीडिया में वहां का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके जलमग्न होने की खबरें काफी आई। दुबई सबसे ज्यादा दुनिया का व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक। कई एयरक्राफ्ट टारमैक पे खड़े थे, उनमें पानी भर गया, वो डूब गए, जलमग्न हो गए, उनको क्षति हुई। 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। तो जो ज्यादातर लॉसेस एस्टिमेट किए गए हैं या आंके गए हैं, वो घरों को नुकसान, मॉल्स को नुकसान, एयरपोर्ट में जो नुकसान हुआ वो वाहनों का नुकसान, और उसी के साथ जो बिजनेस डिसरप्शन हुआ है, जो व्यवसाय में व्यवधान आया है, उसके कारण जो नुकसान हुए हैं बहुत ज्यादा है। और जो बिजनेस डिसरप्शन है उसको नॉर्मल होने में हो सकता है लंबा समय लग जाए। क्षति का हालांकि आंकलन अभी तक नहीं किया गया है, परंतु कई सौ करोड़ यूएस डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। और जहां तक इंश्योरेंस की बात है, उस क्षेत्र में विशेष रूप से घरों का जो आपदा बीमा है वो 15% से कम है, और वहां की जो बीमा पॉलिसी वाहनों के लिए है उसमें आपदा बीमा करवाना जरूरी नहीं है। तो ज्यादातर लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी से बचने के लिए। तो बीमा कंपनियों का कहना है कि उन पे बहुत ज्यादा बोझ इस आपदा के कारण नहीं बढ़ेगा, और इस बाढ़ के बाद उनको आशा है कि बीमा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। यहाँ बात दुबई की बाढ़ से शुरू हुई थी, और शुरुआत में हमने कहा था कि इस बाढ़ के बारे में शायद आपने इसलिए सुना हो क्योंकि इस बाढ़ को क्लाउड सीडिंग की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दुबई में क्लाउड सीडिंग की गई, उसकी वजह से ये बाढ़ आई। तो यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्लाउड सीडिंग है क्या। इसका जो नाम है ये कुछ विरोधाभासी है। यहाँ हम क्लाउड सीडिंग से कई बार ये लगता है कि साफ आसमान है, उसमें हम कुछ ऐसी विधि से बादल तैयार कर देंगे, परंतु ये बादल तैयार करने की विधि नहीं है। साफ आसमान में किसी भी तरह से बादल पैदा नहीं किए जा सकते हैं, ये समझ लें। उसी के साथ इस तकनीक के द्वारा केवल बादलों से बारिश को फैसिलिटेट किया जाता है। बादलों में पानी होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बादलों में होना चाहिए, तभी वर्षा हो पाएगी। अगर बादलों में मॉइस्चर नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वर्षा नहीं होगी।
वर्षा करने के लिए बादल चाहिए और बादल में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर चाहिए। कई बार बादलों में मॉइस्चर तो रहता है पर वो वर्षा की बूंदों की रूप में इस मॉइस्चर को न्यूक्लिएट नहीं कर पाते हैं और वर्षा नहीं हो पाती है। तो वर्षा में क्या होता है, बादलों में जो मॉइस्चर है वो कुछ कणों के आसपास न्यूक्लिएट होता है पानी की बूंद के रूप में, और उसका वजन धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर बढ़ता है और एक थ्रेशोल्ड के बाद वो ऊपर नहीं रह पाता है क्योंकि उसका वजन ज्यादा हो जाता है, वो नीचे गिरने लगता है। उसी को हम बारिश कहते हैं। जिन बादलों में मॉइस्चर तो है पर वर्षा की बूंदें न्यूक्लिएट नहीं हो पा रही हैं, वो काम हम क्लाउड सीडिंग के द्वारा करते हैं। इस प्रक्रिया में हम बादलों में सिल्वर आयोडाइड या फिर कॉमन सॉल्ट का छिड़काव करते हैं। हमने सिल्वर आयोडाइड या फिर कॉमन सॉल्ट का स्प्रे बादलों के ऊपर किया। इसके जो कण हैं वो न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं जिसके इर्द गिर्द मॉइस्चर जमा होता है और वो बारिश के रूप में नीचे आता है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जितना पानी बादलों में है उससे ज्यादा पानी नीचे नहीं गिर सकता। वर्षा उतनी ही होगी जितनी की बादलों में पानी है। और साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि क्लाउड सीडिंग से बहुत बड़े, हम पूरे कहें कि 10 देशों में एक साथ वर्षा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम कुछ सीमित क्षेत्र में इस तरह के प्रयोग करते हैं। आपने हो सकता है केवल दुबई के बारे में सुना हो, दुबई की बाढ़ के बारे में सुना हो। अब ऐसा नहीं है कि वर्षा केवल दुबई में ही हुई। उत्तरी ओमान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 14 से 16 अप्रैल के बीच में भारी वर्षा के कारण काफी फ्लैश फ्लड्स हैं वो आए और 160-166 लोग उसमें मारे गए। ऐसा नहीं है कि इन 3 या 4 देशों तक या इसी क्षेत्र तक बारिश सीमित थी। सऊदी अरेबिया, कटार, बहरीन, ईरान, कुवैत, यमन सभी इस बारिश से प्रभावित हुए। कहीं प्रभाव कम रहे, कहीं ज्यादा रहे। और जहां तक वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है, इस क्षेत्र में जो प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम था और एक एंटी साइक्लोन अरेबियन सी में डेवलप हुआ जिसकी वजह से ये भारी बारिश हुई। तो दुबई में क्लाउड सीडिंग की गई या नहीं की गई, परंतु ये केवल क्लाउड सीडिंग का परिणाम नहीं है। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनका मानना है कि जो अरेबियन सी है वो सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 सालों में उसका टेम्परेचर जो है 1.2 से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। और सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि वहां से इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एक तो इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो ज्यादा होल्ड करेगा, बादलों में जो पानी रहेगा उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी। और इसकी वजह से माना जा रहा है कि जो अरेबियन सी है उसके आसपास का जो इलाका है वो भविष्य में भी इस तरह की अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हो सकता है। हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, विशेष रूप से मुंबई जो है वो इस इलाके में पड़ता है और ये भी भारी बारिश से भविष्य में प्रभावित हो सकता है। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो समय बीतने के साथ ज्यादा स्पष्ट होते जा रहे हैं। हमारे सामने उनके नतीजे आ रहे हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं जंगलों की आग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसी के साथ जो वेदर मॉडिफिकेशन के प्रयास हैं या फिर जियो इंजीनियरिंग के प्रयास हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर बात करें चाइना की तो उसने 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के लिए रिजर्व किया और 2020 तक उस पे इसको काम करना है। 5.5 मिलियन मतलब जो हमारे देश का एरिया है उसका 1.5 गुना एरिया उन्होंने केवल वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए रिजर्व किया है। उसी के साथ कई देशों के द्वारा सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पे काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो सूर्य की रेडिएशन आ रहा है उसको किस तरह से वापस भेजा जा सके उसमें काम किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत स्ट्रेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है उसमें सल्फर को इंजेक्ट करने की बात चल रही है। कई देश इस पे काम कर रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसका बीच वाला जो भाग है, हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर जो है वो करीब करीब 10 से 20 किलोमीटर तक, 20 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके ऊपर मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें तो वो विशेष रूप से टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए जानी जाती है। उसमें जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गर्म होने लगता है, नीचे ठंडा रहेगा ऊपर गर्म रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलते हैं। जो एटमॉस्फेयर है विशेष रूप से काम रहता है। एरोप्लेन्स को मूव करने के लिए इस सतह को, स्ट्रेटोस्फेयर को उपयुक्त माना गया है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फर के पार्टिकल्स इंजेक्ट करने की बात चल रही है। साथ ही कुछ देश जो पोलर आइस है उसके ऊपर कांच का छिड़काव करने की बात कर रहे हैं, ग्लास का कैटरिंग की बात कर रहे हैं, ताकि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की जो रेडिएशन है, उसको वापस भेजा जा सके। उसी के साथ जो सॉल्टी वाटर है, सी वाटर है, उसको जो समुद्र के ऊपर जो क्लाउड्स बन रहे हैं उसके ऊपर स्प्रे करने के प्रयास चल रहे हैं। कुछ देशों में प्रयास चल रहे हैं कि जो समुद्र में न्यूट्रिएंट्स डाले जाएं ताकि फाइटोप्लैंक्टन जो हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो और वो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख सकें। इस तरह के प्रयास विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे हैं, कहीं क्लाउड सीडिंग के, कहीं वेदर मॉडिफिकेशन के, कहीं रेडिएशन को किस तरह से कम किया जाए, और इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आने वाला समय ही बताएगा। अगर हम वेदर मॉडिफाई करते हैं उसके प्रभाव किसी एक देश विशेष तक सीमित नहीं होंगे। अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसके इम्प्लीकेशन बाढ़ के रूप में होंगे, और बाढ़ हो सकता है एक से ज्यादा देश को प्रभावित करे। हम अगर क्लाउड्स को अपने वहां से मॉडिफाई करके, अगर हमारे वहां ज्यादा बारिश होनी है, हम दूसरे क्षेत्र में डाइवर्ट करते हैं तो उसके अन्य प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी जगह ज्यादा बारिश हो सकती है, या फिर जो बारिश दूसरी जगह होनी थी उसको हम अपने वहां करा ले सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरी जगह सूखा पड़ सकता है। इसकी वजह से देशों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न देशों के द्वारा, इसके लिए कोई ओवरसीइंग मैकेनिज्म नहीं है, कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो उसके द्वारा जियो इंजीनियरिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर हम बात करें लंदन कन्वेंशन की, लंदन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पॉल्यूशन की बात करें, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये सभी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ये जियो इंजीनियरिंग को प्रतिबंधित करती हैं, मना करती हैं उसके लिए। परंतु ये कोई लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस नहीं है, जिसकी वजह से हर देश अपनी तरह से प्रयास कर रहा है अपने हितों को साधने के लिए। भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे वो भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है, हमने जाना कि क्लाउड सीडिंग क्या है, जियो इंजीनियरिंग क्या है, रेडिएशन मॉडिफिकेशन के लिए देशों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और हमारे देश में ये प्रयास अभी बड़ी नेसेंट स्टेजेस में है, बड़ी अर्ली स्टेजेस में है। परंतु विकसित देशों में प्राइवेट पार्टीज ने भी इस दौड़ में कूदना शुरू कर दिया है। और अभी हाल सिलिकॉन वैली के द्वारा प्रायोजित स्टार्टअप है, उसने 50 सल्फर से भरे हुए बैलून स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़े हैं ताकि जो सोलर रेडिएशन है उसको वापस भेजा जा सके। और इसके लिए वो, जिस तरह हम कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हैं उनका आदान प्रदान व्यावसायिक रूप से हो रहा है, उसी तरह ये जो स्टार्टअप है ये कूलिंग क्रेडिट्स विभिन्न इंडस्ट्रीज को और दूसरों को बेच रहा है। हो सकता है भविष्य में इसमें कई और प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाए। अगर आपको हमारी बताई बातें अच्छी लग रही हैं, आपको रोचक लग रही हैं, आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।